नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पे संधि प्रकरण आपको पढ़ा रहे थे। संधि प्रकरण में हम स्वर संधि पढ़ा रहे थे। लगभग हमारी सभी संधियाँ पूरी होने वाली हैं और हम जो है अगली जो संधि हम पढ़ा रहे थे पररूप संधि। पररूप संधि के जो वार्तिक सूत्र थे सर्वत्र विभाषा गो अवंग स्फोटायनस्य को हमने पढ़ाया और उनके उदाहरणों को भी बताया। आज हम अगला वार्तिक पढ़ाएंगे इंद्रेचा। तो साथियों आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। इंद्रेचा सूत्र हमारा क्या कहता है? इंद्रेचा सूत्र हमारा कह रहा है कि गो शब्द के आगे यदि इंद्र शब्द रहे तो गो का औ आदेश नित्य हो जाता है। इंद्रेचा सूत्र कह रहा है गो शब्द के आगे गो शब्द के आगे गो शब्द के आगे यदि इंद्र शब्द रहे, गो शब्द के आगे यदि इंद्र शब्द रहे इंद्र शब्द रहे तो गो का औ आदेश तो रहे तो गो के ओ का अव आदेश नित्य रूप से होता है। नित्य रूप से होता है। इंद्रेचा सूत्र हमारा कह रहा है साथियों, यदि गो शब्द के आगे इंद्र शब्द रहे तो गो का जो ओ है यानी गो में जो ओ की मात्रा लगी है उस ओ का औ आदेश नित्य रूप से होता है। यानी यह जो इंद्रेचा सूत्र है यह जो है क्या कह रहा है कि यदि गो शब्द आए और उसके आगे इंद्र शब्द रहे तो गो के ओ का औ आदेश नित्य रूप से होता है, यानी विकल्प से नहीं होता है, इसका एक ही रूप बनता है। इसके आगे जब हमने पढ़ा था अवंग स्फोटायनस्य, तो अवंग स्फोटायनस्य में था कि गो के आगे कोई भी स्वर रहे तो गो के ओ का अवंग आदेश कैसे होता है? विकल्प से हो जाता है। तो गो अग्रम जो सर्वत्र विभाषा गो से बना था, गो अग्रम प्रकृति भाव हो गया था। और एक बनेगा गो अग्रम एकंगा पदांतादति से क्या हो गया? पूर्व रूप आदेश होके पूर्व रूप संधि गो अग्रम हो गया था। एक रूप बना था गवाग्रम अवंग स्फोटायनस का नियम लग के औ का अवंग आदेश हो गया था और आ में दीर्घ संधि होके गवाग्रम बना था। फिर वही आगे ये जितने पूर्व रूप संधि के जो वार्तिक है एक दूसरे से अटैच है, मिले हुए हैं। जैसे सर्वत्र विभाषा गो में गो के आगे यदि हरस्व आ आए तो कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है, प्रकृति भाव हो जाता है विकल्प से। ऐसा जैसे गोधन अग्रम तो गो के आगे अग्रम का हरस्व आ आया था इसलिए गो अग्रम हो गया था। और एक रूप गो के आगे हरस्व आ आया है इसलिए ओ का क्या हो गया? पूर्व रूप होके गो अग्रम बना, दो रूप बना था। फिर अगला वार्तिक जो हमारा था अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य के अनुसार जो था कि यदि गो के आगे कोई स्वर रहे, केवल हरस्व आ ना रहे बल्कि कोई भी स्वर आ जाए तो गो के ओ का अवंग आदेश विकल्प से होता है। तो उसमें गो अग्रम सर्वत्र विभाषा गो से गो धन अग्रम गो अग्रम बना एक रूप बना था गो धन अग्रम
एंगा पदांता दत से पूर्व रूप होके गो अग्रम, और एक बना था अवंग स्फोटाइनस से गो के औ का अवंग आदेश होकर के गवाक्रम बना था। ये सारे जो वार्तिक हैं हमने YouTube पे पढ़ाया है अपने अगली वीडियो में, आप इन वार्तिकों को देखिएगा क्रम से, और क्रम से उसी के क्रम में अगला इनका जो पूर्व रूप संधि का वार्तिककार कात्यायन ने दिया है वो है इंद्रेचा। इंद्रेचा वार्तिक हमारा क्या कहता है? इंद्रेचा कहता है कि यदि गो शब्द आए और उसके आगे इंद्र शब्द आ जाए, क्या है, अब तक तो गो के आगे हर्ष आ रहा था और अवंग स्फोटाइनस में गो के आगे कोई भी स्वर आए तो क्या आदेश होता है, लेकिन अब इंद्रेचा वार्तिक कह रहा है कि यदि गो के आगे इंद्र शब्द आ जाए तो गो के जो ओ का अव आदेश नित्य रूप से होता है। तो इसका कैसे है पता चलेगा, तो इसका उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। इसका उदाहरण है जैसे हमारा शब्द है गो धन इंद्र। ये सूत्र कह रहा है कि यदि गो के आगे इंद्र शब्द आए, तो यहाँ गो धन इंद्र में गो शब्द है, उसके आगे इंद्र शब्द है, तो गो के ओ का, तो इस गा में क्या है, गा में साथियों हमारा ओ है, तो इस गो के ओ का क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश नित्य रूप से होगा, क्योंकि इंद्र शब्द आगे आया है। तो इस गो के जो ओ है, इस ओ का अव आदेश कैसा हो जाएगा, नित्य रूप से हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, इंद्रेचा सूत्र से हो जाएगा। जब इंद्रेचा सूत्र से हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, गा औ और क्या बना, इंद्र बना। ये हलंत नहीं रहेगा, इंद्र बना, क्योंकि अवंग आदेश होता है। अवंग आदेश जब होता है तो ये ज्ञा की संज्ञा होती है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है, तो केवल अव ही बचता है। जब ज्ञा का लोप हो जाता है तो केवल अव बचता है, तो जब अव बचेगा तो गा औ इंद्र हो जाएगा। आव वा के नीचे हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूर्ण वा है, इसमें हर्ष, इसमें स्वर मिला हुआ है आ। तो ये हमारा शब्द बना गा औ इंद्र, ये शब्द बना। अब हम इस गा में क्या करेंगे, ये जो हरस आ है, गा व्यंजन वर्ण आधा है, तो आ आया गा में तो पूरा गा हो गया, और क्या है, वा है। अब इस वा में क्या है, वकार में हरस आ है और इंद्र है, आगे इंद्र का ई है, और आ और ई का जब मेल होगा साथियों तो यहाँ कौन सी संधि बनेगी, क्योंकि उस संधि को हमने पढ़ाया है। यदि हरस या दीर्घ आ के बाद ई आए तो क्या होगा, यदि हरस अथवा दीर्घ आ के बाद ई आता है तो ए आदेश हो जाता है, हरस अथवा दीर्घ आ के बाद ऊ आता है तो ओ आदेश होता है, हरस अथवा दीर्घ आ के बाद री आता है तो अर आदेश हो जाता है। किस संधि में होता है, तो ये गुण संधि में होता है। तब हमारा जब यहाँ आ के बाद ई आया है, यहाँ आदगुणः सूत्र का नियम लग जाएगा। आदगुणः सूत्र से क्या हो जाएगा, गुण आदेश। आदगुणः सूत्र से गुण आदेश हो करके हमारा शब्द बन जाएगा क्या, आ और ई का ए हो गया। किस सूत्र से, आदगुणः सूत्र से। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गा और ए इंद्र हो गया। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। अब ये हमारा शब्द क्या है, गा है, अव है, आ वा के आ और ई के स्थान पे क्या हो गया, ए आदेश हो गया है, नंद्रह शब्द बचा है। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गा, आ के गा में जुड़ा तो गा हो गया, वाह है, वाह हलंत युक्त हो गया, क्योंकि इस वाह का जो आकार था और इंद्रह का जो इकार था, इन्हीं दोनों के आस्थान पर जब हमारा गुण ए हो गया तो वाह के नीचे हलंत लग गया। अब ये स्वर ए आके वाह पे जुड़ा तो वाह पे ए की मात्रा लग गई, नंद्रह शब्द जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा शब्द, गवेंद्रह बन जाएगा।
ये गवेंद्र शब्द की सिद्धि साथियों किस सूत्र से होगी? इंद्रेचा सूत्र से होगी। तो गवेंद्र जो सूत्र है, गवेंद्र में वैसे जो है सिद्धि किस सूत्र से हो गई है? इंद्रेचा सूत्र से। इंद्रेचा सूत्र से गवेंद्र की सिद्धि हो गई है और गवेंद्र का संधि विच्छेद होगा गोधन इंद्र। गविधन इंद्र नहीं होगा। गविधन इंद्र अगर करेंगे तो हमारा ये शब्द की सिद्धि नहीं होगी, अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो इसलिए साथियों इस गवेंद्र का संधि विच्छेद पहले गोधन इंद्र होगा। गोधन इंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ इंद्रेचा सूत्र का नियम लग रहा है, स्पेशली इंद्रेचा सूत्र का एक उदाहरण गवेंद्र ही बनेगा। एक रूप केवल गवेंद्र अगर आ गया, किस सूत्र से गवेंद्र की सिद्धि हुई है, तो इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गवेंद्र की सिद्धि इंद्रेचा सूत्र से हुई है और इसका संधि विच्छेद होगा गोधन इंद्र। क्योंकि अक्सर यहाँ सभी बच्चे गलत कर जाते हैं, जितने हमारे साथी हैं, अक्सर टेट सीटेट में भी अगर आता है तो इस तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस वार्तिक को, ये वैसे टीजीटी में नहीं आएगा क्योंकि ये बाबूराम सक्सेना का उदाहरण है और बाबूराम सक्सेना के वार्तिक से लिया गया है, तो ये टीजीटी में पूछा जाता है। तो वहाँ हम जो है इसका संधि विच्छेद गोधन इंद्र ही करेंगे। तो गोधन इंद्र हो गया। गोधन इंद्र आया है। इंद्रेचा वार्तिक का यहाँ नियम लग रहा है कि गो के बाद यदि इंद्र शब्द आता है तो गो के ओ का अवंग आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? इंद्रेचा से। तो गा में जो ओ है इंद्र है, तो औ और ई का अवंग आदेश हो गया इंद्रेचा, तो गा औ इंद्र हो गया। तो वा का जो ए वा में जो आ है और इंद्र का ई है, फिर आ और ई में आदगुड़ा सूत्र से गुड़ करके ए आदेश हो गया, तो गा औ ए इंद्र बना। फिर हम इनको वर्णों को जब जोड़ देंगे तो गा में आ आगे जुड़ा तो पूरा गा हो गया। वा व्यंजन है, व्यंजन वा में ए स्वर आगे जुड़ा तो ए की मात्रा वा पे लग गई और आगे नंद्रह शब्द जुड़ गया, तो गवेंद्र साथियों गवेंद्र की सिद्धि इस तरह से हुई। तो इंद्रेचा सूत्र से गवेंद्र की सिद्धि ऐसे होगी। तो साथियों हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो हम स्वर संधि जैसे हम पढ़ाते हैं, आप सभी को वैसे उसकी परिभाषा, उदाहरण, सूत्र और सिद्ध करके हम बता दे रहे हैं। तो ये सिद्ध करके सारे रूप को लिख लीजिए। आप ऐसे लिखेंगे तो सारी संधियां आपके समझ में आ जाएंगी। तो प्रश्न चाहे जहां से बने, चाहे जैसे बने, घुमा फिरा के आप उस प्रश्न का आंसर सही ही लगाएंगे। मॉडल पेपर, केवल मॉडल पेपर आप संधि का हल करते जाएंगे, सभी संधियां याद हो जाएंगी, ये नामुमकिन है। और केवल मॉडल पेपर हल करके अगर हम चाहें कि हम टीजीटी क्वालिफाइड हो जाएंगे तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। टीजीटी क्वालिफाइड करने के लिए, पास होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सभी संधि को, समास को, कारक को, अपने साहित्य के किताबों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जब हम बहुत अच्छा अध्ययन कर लेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे, सारे संधियों का फंडा क्लियर हो जाएगा, सभी वार्तिक का फंडा क्लियर हो जाएगा, तो प्रश्न चाहे जहाँ से बने हम उसका आंसर जरूर दे ले जाएंगे। क्योंकि ये मेरा दावा है, हम भी टीजीटी 16 में भी पास थे, 21 वाले में भी हमने क्वालिफाइड किया और रैंकर भी रहे हैं, अच्छे रैंक से हम निकले हैं और इस समय मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो मैं आपको जो है गलत चीज़ें कभी नहीं बताऊंगी। साथियों आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से उसका गहन अध्ययन करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को बार बार पढ़िए, सिलेबस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे सिलेबस में इतनी किताबें हैं, ये कारक है, ये व्याकरण में ये चीज़ें हैं, हमें पढ़ना है। फिर उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से, इत्मीनान से सारे सूत्रों को, संधियों को, समास को, कारक को, साहित्य की जितनी किताबें हैं सबको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। और उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, सब चीज़ें समझ जाओगे,
तो प्रश्न मुझे लगता है मॉडल पेपर हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप कोई कैसा भी प्रश्न बनाए आप उस प्रश्न का आंसर दे ले जाओगे। और जब तक आप अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, पूरा सिलेबस आपका तैयार नहीं होगा, पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक केवल मॉडल पेपर हल करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इन सारे सूत्रों को आप क्रम वाइज जब भी पढ़ने बैठिए, आप जब भी हमारा वीडियो देखिए, किताब लेके बाबूराम सक्सेना की अपने पास बैठिए और ये सारे सूत्रों को नोट्स वाइज आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही बना लीजिए। क्योंकि हमने बाबूराम को अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के फिर आपको पढ़ाया है। मेरा अपना बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ नोट्स है और उसी के आधार पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आप इस तरह से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसको उसी तरह से फॉलो करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सारे संधि, समास, कारक सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा और आपको परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप खूब मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और अगर हमारा चैनल आपके समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप जो है हमारा सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।